नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आज आप पढ़ोगे सहायक संधि। क्योंकि इससे पहले ब्रिटिशों के जो शासन था, ब्रिटिश शासन का विस्तार भारत में हुआ वो किस तरीके से हुआ, तो उसमें जो पहली नीति आपने पढ़ी थी, क्योंकि मुख्य 3 नीति हमने बताई थी आपको। ठीक है, 3 नीति में एक तो बंगाल का द्वैध शासन था, एक आपका जो सहायक संधि थी और एक आपका व्यंपगत का सिद्धांत। तो 3 नीतियां थी आपकी और 3 नीतियों के द्वारा ही ब्रिटिशों का भारत में पूरी तरीके से विस्तार हुआ था। तो यही कारण था आपका, तीनों तरीके से विस्तार हुआ। उसमें से पहला जो तरीका है द्वैध शासन, तो द्वैध शासन के बारे में हम आपको पूरी तरीके से बता चुके हैं। इससे पहले एपिसोड में आपको पूरी तरीके से वो बता दिया था। और अब जो नेक्स्ट एपिसोड है, इस एपिसोड में आज आप पढ़ेंगे कि बंगाल में जो सहायक संधि किस तरह से करी गई थी। तो सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिशों का भारत में विस्तार किस तरीके से हुआ था, तो इस बारे में आज आपको पढ़ना होगा। तो देखते हैं कि आपका लगभग कब की बात है कि लगभग 1798 में। तो 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया था लॉर्ड वेलेस्ली। जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो यहाँ के राजा हैं इन पर अपना पूरी तरीके से अधिकार किया जाए, इन पर अपनी पूरी तरीके से सत्ता को सौंपा जाए, जिससे कि उनके अनुसार ही यहाँ की सत्ता चलने लगे। और क्योंकि यहाँ पर कुछ शासक ऐसे थे जो अपना खुद का शासन किया करते थे, और कुछ की कहां पे क्या था कि जो फ्रांसीसी थे वे फ्रांसीसी भी उनके यहाँ पर पूरी तरीके से हस्तक्षेप किया करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ का जो एक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने आकर के उसको लगा कि यहाँ पर जो राजा है, अब राजा अपना खुद का शासन करते हैं कुछ जगह पर, क्योंकि अंग्रेजों का कोई भी वहां पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, कोई दबदबा नहीं था। तो इस वजह से उसने चाहा कि मैं पूरी तरीके से क्या करूं, यहाँ पर पूरी तरीके से भारत में अपना ही शासन स्थापित करने की कोशिश करूं। और उसके लिए जब इसने क्या किया कि यहाँ पर जो भी राजा, पूरे जो राजा हुआ करते थे यहाँ के, वो पूरी तरीके से अपना खुद का शासन कर रहे थे। और जो कुछ फ्रांसीसी थे, अब फ्रांसीसी सेना के जो अधिकारी थे उनको, उनके जो प्रभाव को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता था लॉर्ड वेलेस्ली। और यहाँ पर जो अंग्रेजी सत्ता है, अंग्रेजी सत्ता जो कंपनी है, उसे ही भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभारना चाहता था कि भारत में कंपनी ही सर्वोच्च शक्ति के रूप में बनकर के तैयार हो जाए। तो वो ये चाहता था, और इसके लिए ही, इस पूरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। तो इसने ये किया कि सबसे पहले जो है सहायक संधि का प्रयोग किया, और इसी के द्वारा इसको लगा कि अगर इस तरीके से मैं इस सहायक संधि को लागू कर पाता हूं तो उसके द्वारा पूरी तरीके से भारत में कंपनी का ही अधिकार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन बन सकती है, कंपनी बन सकती है, क्योंकि सहायक संधि का कुछ अर्थ होता है। जो सहायक संधि करी जाएगी वो किस तरीके से करी जाएगी और किस तरीके से यहाँ के राजाओं पर अपना शासन स्थापित किया जाएगा, जिससे कि पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग केवल कंपनी ही कर सके। कंपनी ही अपने अनुसार पूरे जितने भी साम्राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों पर अधिकार करे और सभी क्षेत्रों को चलाने में पूरी मजबूती का प्रयोग करे, अपनी पूरी शक्ति लगा सके उसमें। तो इसमें जो की गई थी आपके सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। और ये माना जाता है कि सबसे पहले जो सहायक संधि थी वो फ्रांसीसी गवर्नर था, एक डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, इसके द्वारा सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था। तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। अब इसने जब सहायक संधि का प्रयोग किया तो अब इसने क्या किया, जो वहां के राजा हुआ करते थे भारत के, जो अलग अलग राज्य के राजा थे, उन राजाओं के साथ संधि करता था, सहायक संधि, और उनको क्या करता था कि उनसे धन लेकर के उनको संरक्षण प्रदान देता था, उनकी सुरक्षा करता था। तो यानी कि उन राज्यों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लिया करते थे, उनसे पैसा लिया करते थे, तो वही उनकी सहायक संधि कहलाती थी।
तो इस प्रकार से उन्होंने सहायक संधि को किया कि बस सारा का सारा जो सेना का नेतृत्व, जो सेना होगी वो उनका संरक्षण करेगी, जो वहां के लोग होंगे, वहां के क्षेत्र के लोग हैं, राजा है, उनका संरक्षण कंपनी के सैनिक करेंगे और उनसे इसके बदले में पैसा लिया करेंगे। तो इस तरह की सहायक संधि थी। तो सेना का जब अधिकार हो जाता है, कब्जा हो जाता है, तो जो नियंत्रण हो जाएगा पूरी तरीके से सेना का होगा और पैसा भी लिया जाएगा और नियंत्रण भी हो जाएगा। तो इसे ही कहा गया था आपका सहायक संधि। और उसके बाद आपकी जो पूरी तरीके से मानी गई कि सहायक संधि को पूरी तरीके से जो आपका विस्तार दिया गया, जो वास्तविक रूप से सहायक संधि की गई, उसका विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में किया गया था। तो इस तरीके से आपकी सहायक संधि की गई थी। और सहायक संधि के बारे में आपसे पूछ ले कि सहायक संधि का वास्तविक मतलब क्या है। अब सहायक संधि का मतलब जो है ये माना जाता है कि सहायक संधि कि दो या दो से अधिक अलग अलग जो शक्तियां हैं वे आपस में एक दूसरे का सहयोग करके, वहां पर एक दूसरे का सहयोग करके अपने आप को या अपने काम को पूरी तरीके से संपन्न कर सके। यानी कि एक दूसरे की सहायता करे और दुश्मनों से सहायता करे किसी भी प्रकार से। तो इस तरह से एक दूसरे के बीच सहायक संधि किया करते थे। लेकिन भारत में इसका दूसरा ही मतलब निकाला गया। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में इसका जो मतलब निकला इस तरीके से माना गया कि भारत में जो भी सर्वोच्च शक्ति होती थी उसी के द्वारा दूसरे जो राज्य थे, छोटे राज्य थे, जो कमजोर थे, वे विवश होकर के उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया करते थे। यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण विवशता के तौर पर जो कंपनी हुआ करती थी वो कर लिया करती थी, या बड़ी जो शक्ति थी, बड़ी शक्ति ही पूरी तरीके से अपना नियंत्रण छोटे राज्यों पर कर लिया करती थी और उनसे क्या करती थी, उन पर पूरा अपना नियंत्रण करती थी और उनसे धन लिया करती थी या कुछ क्षेत्र लिया करते थे। कुछ क्षेत्रों के बदले में उनका संरक्षण दिया करते थे। बस ये जबरदस्ती हुआ करता था इस तरीके से। और अब सहायक संधि के द्वारा जो भी देशी रियासतें हुआ करती थी उनकी जो पूरी स्वतंत्रता थी उस स्वतंत्रता का पूरी तरीके से हनन होने लगा। अब वे पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं रह पाते थे। जब आपकी सहायक संधि हो गई, सहायक संधि के होने के बाद पूरी तरीके से जो नियंत्रण था वो कंपनी का हो जाया करता था। कंपनी के सैनिक ही उन पर निगरानी रखा करते थे, उन पर देखभाल किया करते थे। अब पूरी तरीके से जो देशी रियासतें थे वो पूरी तरीके से अपने अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। और अब ये माना जाएगा कि जो सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा जो 1765 में, एक बार 1765 में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली जो सहायक संधि करी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली जो सहायक संधि थी वो अवध के नवाब के साथ करी गई थी। तो अवध के नवाब के साथ सबसे पहले सहायक संधि करी गई थी और वहां के जो अवध के नवाब के साथ सहायक संधि करी तो इस तरह से करी गई कि उसके जो लोग हैं, उसका जो साम्राज्य है, उसकी सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजी सैनिक जाएंगे और उसके बदले में उनसे धन वसूला जाया करेगा। उनसे धन वसूला करते थे और वहां पर अंग्रेजी सैनिक क्या थे, उनकी रक्षा किया करते थे। तो इस तरह की सहायक संधि सबसे पहले कहां पर की गई थी, 1765 में अंग्रेजों के द्वारा अवध के नवाब के साथ की गई थी। और फिर वास्तविक रूप से जो संधि की जाती है वो सहायक संधि 1798 में किसके द्वारा की गई थी, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। यानी कि उससे पहले भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ सहायक संधियां कर दी गई थी। तो पहली अंग्रेजों के द्वारा जो करी गई सहायक संधि थी वो 1765 में अवध के नवाब के साथ करी गई थी। सहायक संधि का पूरी तरीके से जो वास्तविक प्रयोग किया गया था वो वेलेस्ली के द्वारा किया गया। और सहायक संधि के अनुसार सहायक संधि के तहत कुछ राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सबसे पहले इसके तहत सबसे पहले किस राज्य ने, किस साम्राज्य ने, किसने अपना जो साम्राज्य था उसने सहायक संधि स्वीकार करी थी। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके हैदराबाद वाला क्षेत्र था। तो सबसे पहले हैदराबाद ने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि स्वीकार करी थी। तो हैदराबाद पहला था जिसने सहायक संधि स्वीकार करी थी। अब इसके बाद दूसरा था मैसूर। तो ये मैसूर वाला क्षेत्र था। तो मैसूर ने 2 बार, यानी कि मैसूर ने दूसरी बार करी थी आपकी लगभग 1800 में। तो 1800 में मैसूर के द्वारा ये 1799 में करी थी, इसने 1799 में मैसूर के द्वारा सहायक संधि स्वीकार करी गई थी। और तीसरे नंबर पर आता है इसके बाद तंजौर। अब तंजौर के द्वारा तीसरे नंबर पर सहायक संधि स्वीकार करी गई थी, ये लगभग अक्टूबर 1799 में थी।
ये इसके बाद करी गई थी अक्टूबर में जाकर के 1799 में तंजौर वाला जो साम्राज्य था उसने सहायक संधि स्वीकार करी थी। और इसके बाद चौथे नंबर पर जो सहायक संधि मानी जाती है वो अवध के द्वारा मानी जाती है। अब अवध के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने किसके साथ, अवध के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया लगभग 1800 में। अब 1800 में इसने अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब अवध के बाद लगभग इसके बाद आता है, अवध के बाद आपका पेशवा वाला क्षेत्र। तो पेशवा ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था लगभग 1801 में। अब पेशवाओं के द्वारा 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया गया। फिर 5वें नंबर पर जो आता है आपका, इसके बाद आपसे पूछ ले कि पेशवाओं के बाद सहायक संधि किसने स्वीकार करी थी। पेशवाओं के बाद करी थी बरार के भोसले ने। तो बरार के जो भोसले थे उन्होंने की थी भाई। तो बरार के भोसले ने सहायक संधि स्वीकार की थी लगभग 1802 में। 1802 में इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा संधिया, और 1802 में इनके द्वारा स्वीकार करी गई। शायद 1802 क्या, ये 1803 में थी भैया। 1803 में इनके द्वारा सहायक संधि स्वीकार करी गई थी। और इसके बाद जो आपका छठे नंबर पे आता है बरार के बाद, ये आता है सिंधिया वाला क्षेत्र। अब सिंधिया ने जो संधि स्वीकार करी थी वो 1804 में करी थी। सिंधियाओं के द्वारा 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया गया। अब बस ये मुख्य आपकी संधियां थी, किस किस राज्य ने पहले सहायक संधि को स्वीकार किया और उसके बाद किन किन ने किया था। तो यानी कि आपके बाद इन्होंने पूरी मुख्य रूप से कर लिया। फिर उसके बाद छोटे छोटे राज्य थे आपके, जैसे आपका जोधपुर आ गया, तो जोधपुर हो गया, तो जोधपुर के बाद जयपुर हो गया, जोधपुर, जयपुर, ठीक है, ये होता है मछेरी के नाम से था, एक बूंदी था, और एक भरतपुर। तो ये थे आपके, इन सब ने क्या किया क्रम वाइज फिर सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, इन सब ने सहायक संधि को स्वीकार किया, पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया था। तो ये जो राज्य थे आपके, जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले राज्य माने जाते हैं, वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो कराई गई थी संधियां। इससे पहले आपको पता है कि 1765 में अंग्रेजों के द्वारा अवध के नवाब के साथ भी सहायक संधि करी गई थी। तो वो माने जाते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि कब करी गई थी, तो 1765 में। लेकिन वास्तविक रूप से जो सहायक संधि करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, वो आपकी 1798 में शुरू की गई थी। आपकी सबसे पहले किसके साथ थी भाई, जो सबसे पहले थी आपकी हैदराबाद के साथ, फिर मैसूर के साथ, फिर तंजौर के साथ, अवध के पेशवा बरार के साथ, फिर सिंधिया के साथ, फिर धीरे धीरे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, इन सब के साथ सहायक संधियां। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद कुछ जो इनकी सहायक संधि की कुछ विशेषताएं हैं। जब सहायक संधि होगी तो इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होंगी, किस तरह की विशेषताएं इसके अंदर मानी जाएंगी, तो किस प्रकार के काम इसके अंदर किए जाएंगे, क्या क्या अधिकार किसको दिए जाएंगे, क्या अधिकार कंपनी के पास होंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी सहायक संधि की विशेषताएं बताई जाएंगी आपकी। अब सहायक संधि की विशेषताओं में आता है, जैसे सबसे पहले यदि कोई भी राज्य, कोई भी देशी रियासत सहायक संधि को स्वीकार करती है तो उसको अगर किसी भी जो शत्रु देश है उसके किसी भी व्यक्ति को शरण नहीं दे सकते, उसके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते। अगर शत्रु देश के, शत्रु राज्य के या शत्रु देश के किसी भी व्यक्ति को शरण देनी है या नौकरी देनी है तो सहायक संधि के अनुसार उसे कंपनी से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो उनकी बिना अनुमति के किसी भी शत्रु देश के व्यक्ति को नौकरी या शरण नहीं दे सकता कोई भी राज्य जो सहायक संधि कर चुका हो। ही देश के साथ या किसी भी राज्य के साथ ना तो युद्ध कर सकता है, ना ही संधि कर सकता है, ना ही दोस्ती कर सकता है बिना कंपनी की अनुमति के। तो सहायक संधि का एक ये था नियम कि अगर कोई भी सहायक संधि को स्वीकार करता है तो वो किसी भी दूसरे देश के साथ, दूसरे राज्य के साथ ना तो युद्ध कर सकता है बिना अनुमति के, ना ही संधि कर सकता है उनके साथ, और ना ही दोस्ती कर सकता है। कंपनी की अनुमति इसके साथ लेनी पड़ेगी अगर ये काम करने हैं। देशी रियासतों की सुरक्षा के लिए कंपनी के द्वारा देशी रियासतों की सुरक्षा के लिए कंपनी की जो सेना है, जो सैन्य शक्ति है, वो उसी देशी रियासत के खर्चे पर वहीं पर ही रखी जाएगी। वो या तो नगद देंगे कुछ पैसे, या जो कुछ क्षेत्र है राज्य के, कुछ क्षेत्रों को उनको सौंप देंगे। इनके खर्चे के लिए नहीं, सैनिकों का खर्चा कौन उठाएगा? अगर कोई भी सैनिक उस राज्य की सुरक्षा करने के लिए वहां पे नियुक्त किए जाते हैं तो उनका खर्चा वही राज्य उठाएगा या वही देशी रियासत उठाएंगे जिसकी सुरक्षा में कर रहे हैं। उसके लिए या तो उन्हें नगद पैसा देना पड़ेगा, नगद धनराशि देनी पड़ेगी, या
उनको कुछ इलाके कंपनी के नाम के अलग से सौंपने पड़ेंगे कि जो ये इलाके हैं इनसे आप जो भी पैसा इकट्ठा करोगे वो सैनिकों पर खर्च किया जाएगा, तो वो अंग्रेजों को सौंप दिए जाएंगे। और इसी तरह से देशी रियासतों के जो शासन है प्रबंधन उसके करने के लिए वही देशी रियासत में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को भी नियुक्त किया जाएगा। एक अंग्रेजी रेजिडेंट इस प्रकार से नियुक्त करी जाएगी वहां पर जो पूरी वहां की शासन व्यवस्था को संभाल सके, शासन व्यवस्था को उसका मैनेजमेंट कर सके पूरी तरीके से। तो इस तरह से अलग अलग वहां पे रखी जाएंगे। और कंपनी के द्वारा भारतीय जो राजा हैं, भारतीय राजा के जो आंतरिक शासन है, आंतरिक शासन में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो भारतीय नरेश है अपने आंतरिक शासन चला रहे हैं तो आंतरिक शासन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन भारतीय राज्यों के जो आंतरिक व बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा जरूर करेगी। बाह्य व आंतरिक जो आक्रमण होते हैं उनसे सुरक्षा करने का दायित्व भी कंपनी का जरूर होगा। सहायक संधि होती है वो कंपनी के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से ये माना जाता है कि यहाँ पर जब पूरी तरीके से सहायक संधि लागू हो चुकी थी तो उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से जो नियंत्रण था वो कंपनी का हो चुका था। तो एक ऐसा वरदान माना गया कि जैसे यहाँ पर पूरी तरीके से सहायक संधि हो चुकी थी तो वहां पर जो बाहरी लोग हैं या फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी सेना है, फ्रांसीसी सैनिक है, उनकी जो पूरी तरीके से जो अधिकार यहाँ पर हुआ करते थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका पूरी तरीके से इन्हें एक वरदान के रूप में सहायक संधि को माना गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंग्रेजी है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारतीय हैं वो कोई भी इनके विरुद्ध एक जो संघ है वो स्थापित नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी जो आपका संघ है वो उनके विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इस तरह की पूरी तरह से जो नीतियां हैं वो लागू कर दी गई थी। यहाँ पर जो राज्य हैं, जो भारतीय राजा हैं, उनके बीच में जो भी मध्यस्थता होती थी उनमें भाग लेने लगी थी। जितने भी पूरी तरह से मध्यस्थता करनी है कोई भी किसी प्रकार से, यानी कि किसी के भी मसले को समझाना है या सुलझाना है, मुकदमे कर रहे हैं जो भी, वो सारे में मध्यस्थता करने का काम अब कंपनी का हो चुका था, क्योंकि जितना भी सारे के सारे काम थे वो कंपनी के द्वारा किए जाने लगे थे। जो प्रभुत्व है वो भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो गया था और कंपनी की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। प्रभुत्व स्थापित हो गया और कंपनी की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। अब इस तरीके से यहाँ पर इस तरह के लाभ इनको सहायक संधि से कंपनी को इतने ज्यादा लाभ मिले थे कि इसी आधार पर इसे कंपनी के लिए वरदान माना गया था। इसी सहायक संधि के द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा रची गई पूरी तरीके से जो षड्यंत्र थे उन सभी को पूरी तरीके से विफल कर दिया गया था। और इसके तहत अब कंपनी का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभुत्व हो गया और हर मामले में अब कंपनी ही सारे हस्तक्षेप करने लगी थी और पूरा का पूरा नियंत्रण अब सहायक संधि के तहत कंपनी का ही यहाँ पर पूरे भारत में होने लगा था।